बेटा लास्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और एक दो क्वेश्चन देखे थे। अब आज जो हमें टॉपिक देखना है, बोर्ड पे लिखा हुआ तो नहीं है, उस तरीके से नहीं है, बट सिंपल है, कोई थोड़ा टाइम का इशू था ही, है ना। तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे जो चीज़ लिख पाता जाऊँगा एक ऑर्डर वाइज लिखूँगा, है ना। तो इस तरीके से जैसे हम लोग चलते हैं उसी तरीके से लिखेंगे और आप लोगों ने वही सिंपल सा नोट करना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एल्काइन की, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला वगैरह वो तो मैं सब चीज़ करा चुका हूँ। बस एक बार क्विक रिकैप अगर मैं दे देता हूँ, CnH2n -2, ये इसका जनरल फॉर्मूला हुआ करता है एल्काइंस, सॉरी बेटा एल्काइंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला आ गया है, यहाँ पर आप लोगों को पता रहता ही है कि एल्काइंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन देम, ठीक है। अब हमारे पास जो ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसकी वजह से कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जो हमारे पास C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ लगभग 1.6 के आसपास देखी गई। अब जो हमारे पास डबल बॉन्ड था 1.24 के आसपास थी, और जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ लगभग 1.08 एंगस्ट्रॉम के आसपास देखी जाती है, ठीक है। और बाकी एक बार चेक भी कर सकते हो, 1.34 है डबल बॉन्ड की, और इसी कितनी दे रखी है, 1.2 दे रखी है, ठीक है। डेटा है, मतलब बस याद आपको इतना रखने की जरूरत नहीं है। एल्केन एल्कीन एल्काइंस में से सबसे छोटा जो बॉन्ड लेंथ है वो किसका होता है, एल्काइंस का होता है। ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। जनरल नेमिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, कोई ऐसा खास तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम आप लोगों के सिलेबस में पूछे गए हैं, आप लोगों के टेस्ट में पूछे गए हैं, तो मैं वो कॉमन नेम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सिर्फ 2 कार्बन का होता है, तो इसको आप लोग बोलते तो इथाइन है, लेकिन जो आपके पास ये ENE है, इसको देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाना बेटा, ये आपके पास एसिटाइलिन होता है। क्या होता है, एसिटाइलिन होता है। दूसरा हमारे पास जो आता है, कौन सा आता है, C3। अब C3 है तो H कितना आ जाएगा, 4, C3H4 है, तो C3H4 अगर मैं इसको लिखता हूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड आ जाएगा बेटा, इसका नाम होता है एलाइलीन। ये मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कंपाउंड्स बता रहा हूं जिनके कॉमन नाम पूछे गए हैं और जो आप लोगों को पता नहीं रहते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। ऐसे ही अभी एक बच्चे ने टेस्ट दिया था, उसमें एक कंपाउंड आया था C4H6 या ऐसा ही कुछ चीज आई थी, है ना, और उसका ऑप्शन था क्रोटोनल्डिहाइड। तो 4 कंपाउंड के साथ बेटा अगर CHO जुड़ा है तो उसे क्रोटोनल्डिहाइड बोल देते हैं, वो उसका कॉमन नेम होता है। तो यहाँ पे से क्या जाएगा, क्रोटोनाइलिन, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं, अगर 4 कार्बन के साथ चौथे कार्बन पे CHO है, क्रोटो जो वर्ड होता है बेसिकली 4 कार्बन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे जो इसका वर्ड आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा हमारे पास, क्रोटोनाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट डेराइव सिस्टम में है, उसमें हमारे पास जैसे उसमें मतलब डेराइव सिस्टम में है, समझो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये अब ये तो आपके पास हो गया एक कॉमन नेम, है ना। दूसरा आता है डेराइव सिस्टम का नेम, ये वैसे हट चुके हैं, इतना तो आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक बता देता हूँ। अब जैसे इसका नाम लिखना हो ना, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, मिथाइल एसिटाइलिन। CC से हमारे पास क्या हो गया बेटा, एसिटाइलिन हो गया, तो ये कौन सा ग्रुप होगा हमारे पास, मिथाइल। तो ये कौन सा हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा, मिथाइल एसिटाइलिन। बेसिकली ये जो कंपाउंड है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि आप लोगों के पास एक H हटाकर कोई कार्बन उसको रिप्लेस कर रहा है। देखो यहां से हमारे पास H हटा इस कार्बन से, और उस कार्बन को हटाकर जब हमारे पास एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है तो हमारे पास किस सिस्टम में आ जाता है बेटा, डेराइव्ड सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। तो व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एल्काइन इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्बन ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट एल्काइनाइल रेडिकल्स, ये आपको इतना जानने की इतनी दिक्कत नहीं है, पर हाँ एक प्रोपार्जिल आप लोग याद रख लीजिए, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हम लोग क्या कहते हैं इसको, प्रोपाइनाइल, जिसको आप लोग तो प्रोपार्जिल, ठीक है ना। जो कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप लोगों के टेस्ट में पूछी गई हैं,
मैं उनके कलेक्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वही चीज़ आपको दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको 2 प्रोपार्जिल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास या 2 प्रोपाइनाइल, तो एलाइलिन और प्रोपार्जिल दोनों ही नाम है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। तो ये मैं वही तो बताऊँ, ये एल्काइनाइल रेडिकल्स है। प्रोपार्जिल जो है एल्काइनाइल रेडिकल्स है, जिसमें एक H को हटाकर हम लोगों ने कार्बन का इस्तेमाल, वो उसकी कॉमन नेम है, ठीक है। आइसोमेरिज्म मैंने आप लोगों को पूरी करा रखी है। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, चेन आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। अब आप लोगों को ये चीज, जैसे मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो हमारे पास एल्कीन्स होते हैं और साइक्लो एल्केन्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं बेटा, ये तो हम लोगों को पता है। अब ऐसे ही हमारे पास अगर नॉर्मल केस में बात की जाए तो एल्काइंस और एल्काडाइंस ये हमारे पास क्या होंगे, आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए आप लोग 4 कार्बन का एक कंपाउंड उठा लीजिए और उसमें एक तरफ रख दीजिए आप लोग एल्काइन रख दीजिए। मैं इसके हाइड्रोजन बैलेंस करने की कोशिश करता हूं बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2, ये बैलेंस है और इसमें केवल एक H आएगा, राइट। यानी कि इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपके पास C4H6 बन चुका है। अब मैं एल्काडाइंस यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं बेटा, उन कंपाउंड को लेने जा रहा हूं। तो ऐसे कंपाउंड की अगर आप लोग बैलेंसिंग करते हैं तो देखो इसमें 2, तो 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, और 1 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, 1 हाइड्रोजन, और इसमें 2, तो यहाँ पर भी देखो बेटा क्या बना, C4H6। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास एल्काइंस होते हैं और एल्काडाइंस होते हैं, ये आपस में क्या रहते हैं बेटा, एक दूसरे के आइसोमर्स रहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम लोग जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइंस। देखो आप लोगों को मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, हाइड्रोकार्बन्स की जो प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये पूरी क्लास 12th में यूज हो रही हैं। चैप्टर हम लोग हेलो एल्केन्स और अल्कोहल, बहुत सारे चैप्टर हैं, 2 3 4 चैप्टर हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सब में यूज होंगे। इसलिए एल्केन्स से लेकर इवन जो अभी तक चल रहा है इन सबको ध्यान में रखते जाइएगा। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो हमारे पास किससे होता है? आप लोगों को विसिनल और जैम डाइहैलाइड मैंने पढ़ाए थे। विसिनल डाइहैलाइड में हमारे पास ऐसे कार्बन जिनके पड़ोसी के पास हैलोजन होंगे वो हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड होंगे, और जिनमें एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन हुए वो हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा? जैम डाइहैलाइड हो जाएंगे। तो आपके पास यही है बाय डिहाइड्रोज हैलोजिनेशन। सबसे पहला प्रिपरेशन क्या है? बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब देखो बेटा मेरे को ज्यादा इसमें समझाने की दिक्कत तो आएगी नहीं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें कई बार करा चुका हूं, विसिनल का भी और जैम का भी। कैसे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। CH2Br CH2Br, ये मेरे पास कैसा हैलाइड है बेटा? विसिनल डाइहैलाइड है। इसको मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं एल्कोहलिक KOH में ले लेता हूं। एल्कोहलिक KOH में मैंने आपको बता रखा है एक हैलोजन हटेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2Br नहीं CHBr हो जाएगा। यानी कि ये कहानी हमारे पास हो जाएगी बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी आगे की बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आप लोग इस एल्कोहलिक KOH की मदद से, कई किताबों में डायरेक्ट यहाँ पे भी स्टेप में एल्कोहलिक KOH ही यूज कर रखा है, लेकिन याद रहे एल्कोहलिक KOH एक वीक बेस है। क्या है? एक वीक बेस है, और इसीलिए इसकी जो एब्स्ट्रैक्शन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो ये आराम से एलिमिनेशन नहीं करा सकता है। और डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ रिलेटिवली ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप लोग एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे तो यील्ड बहुत ही पुअर आती है। इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? NaNH2 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है एज कंपेयर टू एल्कोहलिक KOH। ये जो स्ट्रॉन्ग बेस का आपने इस्तेमाल किया बच्चा, इससे आपको क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन हट जाएगा,
सॉरी ये H एक हट जाएगा और एक ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डी का मतलब हटाना, किस किस को, हाइड्रोजन को और हेलोजन को। एक बार पहले मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, देखो CH और ये Br हट गया, समझ में आ रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो ये वाला H और ये वाला Br हट गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, बाय विसिनल डायहाइड से हम लोगों ने कैसे एल्काइन बनाया है। क्लियर है। दूसरा सेम प्रोसेस है, उसमें मुझे कुछ करना नहीं है, CH2 CH Br2, यहाँ पर ये कहानी बनेगी, तो सेम कहानी बनेगी एल्कोहलिक, बस लिखने का तरीका अंतर है, वो बात तो वही है ना कि आपके पास कहानी में कोई अंतर नहीं, भाई सिंपल सी बात है, कहानी वही हो रही है। बेसिकली आपने दो Br लगा रखे हैं, पहले एक Br का एलिमिनेशन होगा तो एक Br बचेगा, यहाँ पर दो अलग अलग जगह पर Br थे क्योंकि ये विसिनल डायहाइड था, ये एक जैम डायहाइड है जिसमें एक एक कार्बन पे दो हेलोजन प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए इस तरीके से आप लोगों के पास आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन का पहला स्टेप हो जाता है जिसमें आप लोग ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास है बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल टेट्राहेलाइड्स। सेम बात ही तो है, टेट्राहेलाइड में क्या होगा, C के साथ 4 Br जुड़े होंगे, क्या जुड़े होंगे, 4 Br जुड़े होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। ये लो टेट्राहेलाइड बाय 1 2, सिंपल सी कहानी ये Br और Br। यहां पर आप लोगों के पास क्या कहानी होती है, आइए देखते हैं। यूज इस बार रिएजेंट क्या करना ये ध्यान रखना, बस जब हमारे पास विसिनल है, टेट्राहेलाइड है, 4 हेलाइड है और 2 अलग अलग कार्बन पे, ठीक है, विसिनल टेट्राहेलाइड है, जिंक ऐड कर दो, क्या करोगे, जिंक ऐड कर दो। जिंक ऐड करोगे तो नीचे क्या निकल जाएगा, Zn के साथ एक Br इससे, एक Br इससे बेटा, तो जब इससे एक Br निकलेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये कहानी रह जाएगी। बताइए यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम कि हम लोग डबल बॉन्ड कैसे लेकर आए, एक बार और सेम स्टेप कर दो, जिंक डाल दो, ये दो Br खत्म, एल्काइन बन गया। समझ में, ये सिंपल सी कहानी है ना, यहां से ZnBr2 एलिमिनेट हो गया। सेम कहानी यहां पर करो, जिंक डालोगे ZnBr2, कहानी खत्म, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइन बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन के मेथड चल रहे हैं, और उसमें मैंने आपको 2 स्टेप बता दिए कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तीसरा स्टेप जो आपके पास आता है वो आता है बाय कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। तीसरा स्टेप ये देखो यहाँ पे हेड डाल देना, सेकेंड वाली, बाय क्या किया हमने, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ बाय विसिनल टेट्राहेलाइड, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल टेट्राहेलाइड। जो हमारे पास बेटा तीसरा मेथड है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एसर्शन रीजन में भी वो चीज़ कराई थी, कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक के मेथड में एसर्शन और रीजन दे रखा था, वहाँ बताया था एल्काइंस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, करके नहीं दिखाया था पर वहाँ पर मैंने आपको बताया था, जिसका स्टेटमेंट एसर्शन और रीजन दोनों सही थे, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था एसर्शन का। ठीक है, जब मैंने आपको एल्कीन्स की प्रिपरेशन करके दिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी हम लोग कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को ही देखने वाले हैं। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस अगर किसी को याद हो तो याद है किसी को क्या क्या होता था हमारे पास, देखो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट एल्कीन से बनाऊं, ये एल्केन से एल्कीन बनाना मैंने आपको कोलबे में सिखा रखा है। अब मैं डायरेक्ट एल्कीन ले रहा हूं और उसमें कौन सा लूंगा, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट लूंगा। तो बेसिकली मेरे पास ये आएगा C डबल बॉन्ड C डबल O के और C डबल O के, ये कहानी हुआ करती थी। अब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या यूज करता था, वाटर करता था, H2 ऐड करता था और इसकी मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करा दी। तो क्या कहानी हुआ करती थी बेटा, CO2 निकल जाता था और एनोड पे हमारे पास कार्बन कार्बन के 2 फ्री रेडिकल मिलते थे। भाई एक इसका फ्री रेडिकल मिलेगा, एक इसका फ्री रेडिकल मिलेगा, इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल जब मिल जाएगा वो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे, एक कंप्लीट बॉन्ड बना लेंगे। जो कि पूरा डिटेल मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया कहना चाह रहा हूँ। भाई आपके पास पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड इसको फ्री रेडिकल देगा और ये वाला बॉन्ड इसको फ्री रेडिकल देगा, इसके पास एक फ्री रेडिकल, इसके पास एक फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होकर क्या बना लेंगे बेटा, हमारे पास एक बॉन्ड बना लेंगे और उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C बन जाएगा। कहानी क्लियर है, ये एनोड पे आता है,
इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है तो कैथोड एनोड में पता होना चाहिए हमारे पास क्या होता है। तो जो हमारे पास बेटा कंपाउंड आता है, हमारे पास क्या आता है, इस पे एनोड पे ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो हमारे पास क्या क्या होंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। ये भी आपको पता है, डी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ये जो कहानी होती है, देखो सिंपल यही पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में कि आपके पास कैथोड और एनोड पे क्या प्रोड्यूस होता है। तो ये तो जो हमारे पास प्रोडक्शन है ये हमारे पास एनोड पे जाता है, और कैथोड पे अगर हम लोग बात करेंगे KOH और हाइड्रोजन जाता है, ये हमारे पास किसमें जाएगा बेटा, पूरा कैथोड। तो बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोगों ने यहाँ पर क्या बना दिया है बेटा, एल्काइन बना दिया है। और एल्काइन बनाते समय हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड था, मैं पहले स्टेप में बेटा मैंने ये नहीं दिखाया, अदरवाइज मुझे पहले ये दिखाना चाहिए आप लोगों को कि ये कैसे बना। तो ये ऐसे बना होगा, पहले ये करके इसके फ्री रेडिकल्स बने होंगे, फिर उससे डबल बॉन्ड आया होगा। वो स्टेप मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका ना बेटा एल्कीन्स की प्रिपरेशन में, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की जब मैंने एल्कीन्स बनाया था तब मैं आपको बता चुका था ये मेथड। तो मैंने यहाँ से इसलिए डायरेक्ट लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बेटा लेबोरेटरी मेथड ऑफ एसीटाइलिन। अब आप मुझे पहले बताइए, एसीटाइलिन का मतलब तो सबको पता है, यहाँ पर मैंने आपको लिख रखा है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्काइन जो होती है वो हमारे पास एसीटाइलिन ही होती है। दूसरा, आपको एक चीज ध्यान में रहे कि आप लोगों के पास जनरली कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से इवन नंबर ऑफ कंपाउंड्स ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि देखो बाकी जिसके भी कंपाउंड के साथ आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाओगे ना बेटा, केवल डबल बॉन्ड, मेरी बात सुनो, डबल बॉन्ड किसके बीच में लगेगा, दो कार्बन के बीच में लगेगा। अब ट्रिपल बॉन्ड भी उन्हीं के बीच में लगेगा ना, आप समझ रहे हो मेरी बातों को। तो होता क्या है कि आपके पास यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन ही पॉसिबिलिटीज पाई जाती है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड में, क्योंकि अब आप जो फ्री रेडिकल बनेगा वो वहीं पे बनेगा जहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, तभी ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। नेक्स्ट है आपके पास लेबोरेटरी मेथड, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए बेटा। लेबोरेटरी मेथड इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इसको हम लोग वूलर सिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वूलर सिंथेसिस। इसमें हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या यूज करते हैं, बाय वूलर। देखो इसको आप लिख सकते हो फोर्थ लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड या फिर वूलर सिंथेसिस बच्चा। तो ये जो वूलर सिंथेसिस है इसमें है कुछ नहीं, ये सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ठीक है। जो बुक में है आप लोगों के पास वो मैं आपको दे दूंगा, वही चल रहा है, समझने की चीज है कि बनते कैसे, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को ये चीज तो बता ही चुका हूँ, इतने टाइम से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको समझ तो आ ही रहा होगा इजीली ये चीजें चल कैसे रही। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, C2H2 बनाना है। तो वूलर, देखो एल्काइन में आप लोगों के पास जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल में यूज किया गया था वो वूलर मेथड यूज किया गया था। इससे मैंने क्या बोला आपको, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया था और उससे हमारे पास पहली बार इंडस्ट्री में क्या बना था, एल्काइन बना था। क्या बना था, सिंपल कैल्शियम कार्बाइड विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो हमें क्या दे दिया, C2H2, ठीक है। तो ये बाय प्रोडक्ट हमारे पास आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। ध्यान रहे कुछ बाय प्रोडक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं और इसका पूछा जाता है क्यों, क्योंकि इसमें आपसे पूछेगा कि ये CaC2 कहाँ से है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इसमें CaC2 कहाँ से, तो इसका बाय प्रोडक्ट आप लोगों को पता। जनरली सारे बाय प्रोडक्ट आपको याद रखने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन याद रहे तो बढ़िया है। अब इसमें दो इसको बैलेंस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। अब मेरी बातों को, दो तीन बातों को ध्यान से सुनना। जो वूलर रिएक्शन है बेटा, ये आपके पास ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन की तरह भी काम करता है। किसकी तरह, इट ऑल्सो वर्क्स एज या इट ऑल्सो फंक्शंस एज ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन। ब्रॉन्स्टेड BRONSTED साइंटिस्ट है ना, ब्रॉन्स्टेड लॉ, हाँ जी बिल्कुल। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन की तरह भी काम करता है। मेरा ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस से क्या मतलब है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं बेटा। एसिड बेस रिएक्शन का मतलब बेसिकली ये रहता है कोई भी एक स्पीशीज जो एसिड है वो पहले बेस की तरह बिहेव करे और जो बेस है वो एसिड की तरह बिहेव करे, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, बेसिकली एल्काइन है। अब इस एल्काइन में से अगर मैं दो हाइड्रोजन हटा देता हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। भाई कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा अगर एसिटाइलिन में से मैं दो हाइड्रोजन हटा दूं।
लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन लगाकर दो नेगेटिव का चार्ज दे देता हूं और यहां पर मैंने इसको बोला है कि भाई ये तो मेरे पास अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो गया है। और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हमारे पास किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, लुईस बेस या ब्रॉन्स्टेड बेस। याद है ये आपको मैंने इक्विलिब्रियम में जब एसिड बेस कराए थे, रेडॉक्स रिएक्शन में कराए थे, वहां पर मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता रखी हैं। अब मैं यहाँ पर इसको रिएक्ट कराने, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो, यहाँ पर ये न्यूट्रल स्पीशी है, लेकिन मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाकर इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कर दिया है। दिख रहा है ना आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इसको आपने क्या करा, आपने ये बेस है, ये आपके पास बेस है और आपने इसको HOH एसिड के, देखो अब मैं HOH को एसिड क्यों बोल रहा हूं, किसी के पास है इसका आंसर? HOH को एसिड क्यों बोल रहा हूं? यहाँ पर H2 तो न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर HOH को एसिड क्यों बोला जा रहा है? देखो एसिड की डेफिनेशन यहाँ पर ये भी है जो H+ अक्लाइन से रिलीज कर दे, तो यहाँ पर आराम से HOH में से H+ आराम से रिलीज किया जा सकता है, इसलिए मैं एसिड को यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को नहीं देख रहा। मैंने क्या बोला कि ये जो रिएक्शन है ये एसिड बेस रिएक्शन की तरह परफॉर्म कर सकती है। ये कैसे, बस यही देखना है। तो एक ब्रॉन्स्टेड बेस बन गया, एक ब्रॉन्स्टेड एसिड बन गया, कहानी खत्म। अब लगा दो भाई, यहाँ पर दो H इसके आ जाएंगे तो ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे, दो नेगेटिव चार्ज खत्म। तो ये आपके पास बन गया C ट्रिपल बॉन्ड C H प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव। भाई दो जो नेगेटिव थे वो हमारे पास इसके साथ दो H हटाएंगे, दो नेगेटिव इसको सेटिस्फाई कर देंगे। अब ये क्या बन गया बेटे, जो हमारे पास बेस था एसिड, और OH नेगेटिव किसकी तरह फंक्शन करता है हमारे पास। अब देखो OH के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि OH के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, तो OH अब यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, हमारे पास बेस की तरह काम कर रहा है। इसलिए देखो मैंने क्या बोला था अभी, रिएक्शन को शुरू कराने से पहले एसिड बेस और बेस एसिड यही तो कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ तक किसी चीज को कोई दिक्कत है? किसी चीज को कोई दिक्कत है? एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, एसिटाइलिन फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। न्यूट्रल नहीं बन गया? कौन सा वाला बेटा? नहीं बेटा, एसिड आपको यहाँ पर मैंने बोला था कि ये कंपाउंड जनरली न्यूट्रल है, 100% न्यूट्रल तो नहीं बोला। और आपको पता रहना चाहिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में से जो एल्काइंस होते हैं वो दे आर जनरली एसिडिक इन नेचर। अगर आप उनका नेचर मेरे से पूछेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एल्काइंस के, ठीक है ये चीज आपने अच्छी याद दिला दी, इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो कौन सी होती है बेटा? sp-sp होती है, sp-sp। भाई इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसकी भी sp है, ठीक है। अब अगर आप मेरे से एसिडिक कैरेक्टर पूछेंगे बेटा तो ये ऑर्डर आता है आपके पास, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास sp3sp, ये बेसिकली आपके पास एल्केन है, ये आपके पास एल्कीन और ये एल्काइन है। ये किसका ऑर्डर बताया मैंने आपको? एसिडिक कैरेक्टर का। तो जो मेरे पास वहां पर मिला वो मेरे पास क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास बोला गया है कि एसिटाइलिन एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर है एयर में, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रखा है? एयर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द फ्लास्क बाय ऑयल गैस एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एसिटाइलिन आर रिमूव्ड बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस सल्फेट। बेसिकली प्रेसिपिटेट बनता है, एक्वस कॉपर सल्फेट लेंगे और उसको अगर मैं H2S गैस के साथ पास करूंगा, है कुछ नहीं, इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो हमारे पास बैठ जाती हैं, कॉपर सल्फाइड बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। और जो फ्यूम्स निकलेंगे वो किस गैस के निकल जाएंगे? H2SO4। सिंपल दिख ही रहा होगा भाई, COS निकल गया तो बचा क्या हमारे पास? H2SO4। तो वो गैस आप लोग लिख देना, इसके फ्यूम्स निकलकर बाहर चले जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन थी आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है। नेक्स्ट है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटाइलिन कैल्शियम कार्बाइड आपके पास कैसे मिला, ये आपको पता होना चाहिए। तो भैया कैल्शियम कार्बाइड CaC2 मिलता है जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO था हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन में, कहीं पर था या नहीं था? CaO नहीं आया अभी। अब देखो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई CaO ही नहीं है। अब जनरली जो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मिलता है, इसको मैं CaO को कार्बन के साथ हीट कर देता हूं, जनरली CaO, यहां से मेरे को आपको क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बाइड मिलता है, CaC2 मिलता है, ठीक है। और CO बाहर निकल जाता है। जैसे कि यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास बेसिकली CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। बट मेरे को तो अभी भी एक दिक्कत है ना, रिएक्शन में सर आपने CaO भी यूज नहीं किया है। आप मुझे बताओ ये कैल्शियम ऑक्साइड भी कहां से लेकर आए? मैं इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, आपको पता है ना। ये देखो ये कहानी इसी रिएक्शन की चल रही है सर।
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वूलर में कई सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी एक तो बुक में अवेलेबल है और दूसरा आपके पास जो चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा कि भैया आपके पास CaO कहाँ से मिला, ये तो आपके पास कहानी आ गई CaC2 कहाँ से मिल गया, पर आपने CaO कहाँ से लिया होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई जाती है 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, भाई एक चीज़ टूट गई एक से ज़्यादा में, तो CaCO3 की 1000 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराओगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। आदित्य बेटा दिख रहा है यहाँ तक एक बार, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कहानी आती है, कैल्शियम कार्बोनेट से हमें CaO मिल गया, और फिर से जो CaO मिला मतलब जो मेरे को बताना चाहिए था पहले ये रिएक्शन बतानी चाहिए थी, फिर ये उल्टा कर दिया, पर तुम समझ जाना। अब बताओ CaCO3 कहाँ से मिला। अब ये तो बेटा CaCO3 देखो, एक उसने क्वेश्चन पूछा है CaCO3 कहाँ से मिला। आपको पता होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट किसकी फॉर्म में बेटा मिलता है हमारे पास, लाइमस्टोन वगैरह जितने भी होते हैं इसमें हमारे पास क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो इजीली अवेलेबल का सोर्स है बेटा, उसमें इतना दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और आपको ये भी पता हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप लोग CO2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो वहाँ पे भी आपको काको3 मिल जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ी हुई। कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स तो मेरे को नहीं लगता कि आपको दिक्कत देगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटाइलिन को बनाने के और भी तरीके होते हैं, जिसमें कि आप लोग मीथेन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। हमारे पास क्या चल रही है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, तो ये हमारे पास 4-5 मेथड हो गए, डस्टर साहब इधर हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है बाय मीथेन, मीथेन से कैसे हम लोग एल्काइन, कोई डाउट है बेटा, नहीं क्या पॉज की जब चल कर दे, मैं मिटा रहा हूँ, पॉज कर दे बेटा। अगली जो प्रिपरेशन है इसके बाद 2-3 बच रही है सिंपल। मीथेन से हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो मीथेन के साथ हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क में हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन कराते हैं बाय, अगली जो प्रिपरेशन है पता नहीं कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो बाय मीथेन। मीथेन के साथ हम लोग क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक आर्क, मीथेन और मीथेन को क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस, पता है ना बात, CH4 मीथेन जिसको हम लोग नेचुरल गैस ही बोलते हैं। तो नेचुरल गैस से कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है भैया, CH4 को लो उठाओ और इसको नेचुरल गैस को इलेक्ट्रिक आर्क में एट हाई टेम्परेचर, जनरली टेम्परेचर कितना देखा गया है बेटा, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1000 से ऊपर रहना चाहिए, आपकी बुक में 1500 लिखा हुआ है इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर 1500 लिख रखा है, ठीक है। क्या कहानी है, इसको हिट कर दो। अब एक से तो आपका कभी भी एल्काइन नहीं बन सकता, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए, 2, तो एल्काइन बनाना है इसको 2 कर दो, तो आपके पास एल्काइन, अब बताइए प्रिपरेशन एल्काइन की कर रहे हैं तो बना दो भैया यहाँ पे एल्काइन, बचा के यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C खत्म, हाइड्रोजन के कितने देखो, एक H ये रहा, एक H ये रहा, 8 हाइड्रोजन थे, बचे हुए 3 हाइड्रोजन अलग निकालो, बन गया, ठीक है। ये कहानी तो क्लियर है। दूसरा, आप लोग मीथेन के साथ हाई टेम्परेचर पर पार्शियल ऑक्सीडेशन या कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी करा सकते हैं, यानी कि मीथेन से एल्काइन बनाने के 2 तरीके होते हैं, और जो 2 तरीके होते हैं बेटा उसमें से पहला तो है आप लोग हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस से कर दो, और दूसरा आपके पास कंट्रोल ऑक्सीडेशन कर दो। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में हमारे पास कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोगों को पता होगा ऑक्सीजन, सिंपल मीथेन तो है ही, ऑक्सीजन जिसमें आप लोगों के पास कंट्रोल है तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1000 से 15 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपको रखना पड़ता है। CH4 आप लोग यहाँ पर O2 लगाइए और हाई टेम्परेचर, देखो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, याद रखना। फर्स्ट स्टेप बाय मीथेन में पहला स्टेप तो ये हो गया इलेक्ट्रिक आर्क मेथड ही बोल सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, और दूसरा हमारे पास A और B लिख देता हूँ, 5th का A और B है बेटा हमारे पास मीथेन से किससे कर रहा हूँ, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में इसको जो हमारे पास 1000 से 1500 डिग्री के बीच में हीट किया जाता है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए तो C ट्रिपल बॉन्ड C मिल जाता है। लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वेरी आपके करने चाहिए, ठीक है, और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पर 6 मीथेन के मॉलिक्यूल से केवल और केवल एक मतलब बैलेंसिंग है, तो ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, बुक में देख के सही कर रहा हूँ। ये कहानी आ गई आपके पास। अब यहाँ पर 2 तो ये यूज हो गए और आपके पास 2 CO के मॉलिक्यूल निकलते हैं। अब बचे क्या हमारे पास भाई, 6 कार्बन थे तो हमारे पास 2 2 4 यूज हो गए। अब इसके अलावा हमारे पास क्या बचते हैं, हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो एक काम करो H इसके 2 मोल बना दो, तो 4 और 2 6 कार्बन सारे यूज हो गए। अब जो बचे वो सब क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन की फॉर्म में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो यूज हो गया। तो 6 चौक 24,
तो 20 हाइड्रोजन निकलेंगे, भाई 4 तो यहाँ यूज हो गए, तो प्लस 10H2। ये कहानी मैंने आपको क्या बोला है, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस वगैरह करने में इतना ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन से हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं। सिंपल सी कहानी, ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड से आप लोगों का ये जो स्टेप है ये प्रोपाइन के लिए है। किसके लिए? प्रोपाइन के लिए। तो प्रोपाइन जो बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड। देखो बेटा, मैं कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन बना चुका हूं और जो मैग्नीशियम कार्बाइड होता है ये हमारे पास इस तरीके का कंपाउंड होता है। इससे मेरे पास ये कहानी बनती है, MgOH अलग निकल जाता है और वही आपके पास कंपाउंड में निकलेगा। मेरे को यार मतलब ही नहीं है ना, देखो बैलेंस करना हो तो आप लोग लिख लेना इसे यार, अब जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो कहने का कुल मतलब मेरा ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है और किससे बन रहा है। तो मैग्नीशियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या बन रहा है? एल्काइन बन रहा है, ये बात ठीक है, पर एल्काइन में भी यहाँ पर आप लोगों को स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कौन सा एल्काइन बन रहा है बेटा, आपके पास प्रोपाइन बन रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट हमारे पास है बाय हीटिंग आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म विद सिल्वर पाउडर और जिंक पर ये लिमिटेशन है। यहाँ पर इसने दे रखा है, पर ये जो रिएक्शन है लिमिटेशन है। किसके साथ रिएक्शन करानी है मुझे? आयोडोफॉर्म बोल रखा है, क्लोरोफॉर्म दे रखा है। देखो मैं आयोडोफॉर्म लेता हूँ, CH3। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको सिल्वर के साथ रिएक्शन कराते हैं बेसिकली। 6Ag चलो है ही, वो तो बैलेंस अपने आप कर लेना। यहाँ पर देखना, ये जो आयोडोफॉर्म से रिएक्शन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, ये केवल और केवल आपके पास एसिटाइलिन के लिए ही संभव है और बाकी कोई भी कंपाउंड इससे नहीं बन सकते। यानी कि इससे केवल यही एक प्रोडक्ट है जो इससे बन सकता है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? I3 हमारे पास बच रहे थे, 2 I3 है भाई, एक इधर है एक इधर है और 6 Ag है। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाएगा और इसका हमें कोई मतलब नहीं। तो बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसकी जो लिमिटेशन है ये फ्रॉम आयोडोफॉर्म। देखो बेटा 6 के बाद 7 प्रिपरेशन कर लेते हैं इसको। किससे पढ़ाया हमने? फ्रॉम आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म आपको पता है ना, CHI3, CHCl3 से भी कर सकता हूँ सेम कहानी, या फिर क्लोरोफॉर्म। तो इनसे मैं आप लोगों का एल्काइन बना सकता हूँ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? कहानी खत्म। अब आते हैं हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब। वो हमारे पास बेरेथलॉट सिंथेसिस। मैंने जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स कराया तब से बता रहा हूँ। तो जो बेरेथलॉट सिंथेसिस है वो कैसे होती है? कुछ भी नहीं है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच में आप क्या डाल दीजिए? इलेक्ट्रिक आर्क डाल दीजिए और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में काम करा दीजिए। आपका कहानी क्या बन जाएगी? एल्काइन बन जाएगी। और इसी को हम लोगों ने क्या बोला? बेरेथलॉट सिंथेसिस। तो हेडिंग डाल दीजिए बेरेथलॉट सिंथेसिस। तो आपके पास 7th के बाद 8th मेथड है, कुछ भी नहीं है, 2 कार्बन हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। ये तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं ना। तो क्या आ जाएगा? C2H2। कहानी क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे डाल देना बेरेथलॉट। ये इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? बेरेथलॉट सिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? बेरेथलॉट सिंथेसिस, ठीक है। और कुछ इसमें इतना दे नहीं रखा, बट प्रॉब्लम अब आ जाती है यहाँ पर कि सर जो आप अब तक हमें प्रोसेस बता रहे हो वो सभी के सभी या तो 2 कार्बन तक सीमित हैं या 3 कार्बन तक सीमित हैं। अगर क्या हुआ बेटा? 2 हटेगा, CH2। हाँ बेटा 2, सॉरी गलती से लग गया, ठीक है, CH ओके गुड। हाँ नहीं, गलती पकड़ना जरूरी है, ठीक है। बस अब देखो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर एक लिमिटेशंस हैं। वो अब तक मैंने जो भी आप लोगों को एल्काइंस बताए हैं ये सब तो यार बड़ी दिक्कत दे रहे हैं। या तो सिर्फ 2 कार्बन के कंपाउंड बता रहा हूँ या सिर्फ 3 कार्बन के कंपाउंड बता रहा हूँ। 3 का भी एक ही बताया है मैग्नीशियम कार्बाइड से। तो सर अगर मुझे हायर कंपाउंड्स ऑफ एल्काइन बनाने होंगे तो मैं क्या करूंगा? तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा एसिटाइलिन से हम लोग हायर कंपाउंड्स बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं बेटा? एसिटाइलिन। अब देखिए एसिटाइलिन से कैसे बनाते हैं। मैंने कहा मेरे पास एसिटाइलिन तो ये है, इसकी जब मैं सोडियम के साथ रिएक्शन कर देता हूँ बेटा तो मेरे पास क्या होता है? ये तो ये लग जाता है, यहाँ पर CNA लग जाएगा, प्लस ½ H2 बाहर आ जाएगा बेटा। अब
जितने भी कंपाउंड का आप लोगों को बॉन्ड लगाना है, क्या लगाना है, बॉन्ड मतलब जितने भी कंपाउंड का कार्बन बनाना है, उतने नंबर ऑफ कार्बन्स के आप एल्काइल हैलाइड ले लो। सपोज करो मुझे प्रोपाइन बनाना है, तो मेरे को क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, मैंने क्या बोला, जितने नंबर चाहिए उतने के आप हिसाब से क्या लगा लो, एल्काइल हैलाइड। सिंपली क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लो, क्योंकि आपको पता है इनका सब्स्टिट्यूशन आराम से हो जाता है, निकल जाता है, एलिमिनेशन भी आराम से हो जाता है, तो ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास कंपाउंड तो यह है बच्चा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH Na प्लस, मेरे को एक कंपाउंड चाहिए तो मैं लगा देता हूँ CH3Br। तो अब ध्यान से देखो, NaBr बाहर और ये CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस NaBr बाहर। सर मतलब बात ठीक है, समझ आ रही है, लेकिन ब्यूटेन अगर बनाना हो तो ब्यूटेन तो खैर नहीं, ब्यूटाइन बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपको यही समझा देता हूँ, ऐसा करो इसी कंपाउंड, चलो ऐसे इसी से बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे बनाना है एक बार देख लो। CH डबल बॉन्ड CH, आप एक काम करो, इस बार 2 Na ले लो, गोली मारो, दोनों हाइड्रोजन को हटाओ, दोनों तरफ Na लगा दो। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भाई कहानी तो वही कर रहा हूँ ना, मैं H को हटाकर Na तो रिप्लेस कर ही सकता हूँ। तो मेरे पास कंपाउंड में क्या आ जाएगा, NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA आ गया, ये कंपाउंड आ गया। अब यहाँ पर जो मेरे पास कहानी होगी, अब यहाँ पे बेसिकली 2 H2 निकल जाएगा, पूरा H2 खत्म हो गया। अब इसके साथ में एक CH3Br लगाऊंगा तो एक ये बच जाएगा, और एक और CH3 लगाऊंगा तो फिर मेरे पास ब्यूटेन बन जाएगा। तो देखो मतलब अब मैं बीच पॉइंट पे ले आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि इस तरीके से, तो हाँ इस तरीके से तो मैं केवल और केवल टर्मिनल पोजीशन पे लेके आ रहा था ट्रिपल बॉन्ड को। भाई ये तरीका तो सर वो है ना जिसमें आप टर्मिनल पोजीशन पे लेके आ रहे हो, लेकिन सर हमें सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। मुझे आप ये बताओ, अगर मुझे बीच में ट्रिपल बॉन्ड लेके आना हो तो मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा? तो बेटा उसका तरीका यही बता रहा हूं मैं आपको कि आपने ये चीज तो कर दिया, आपने दोनों तरफ Na लगा दिए हैं। अब आप एक काम करो, इस कंपाउंड को लिख लो ऐसे, NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA। भाई कहानी तो आपके पास यही है। अब आप एक काम करिए, इसमें जैसे यहाँ पर लिया था इसके 2 मोल ले लो, CH3Br। भाई इसके अगर आप 2 मोल लेते हो तो आपके पास कहानी क्या हो जाएगा, एक CH3 इधर जुड़ जाएगा, एक CH3 इधर जुड़ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस 2 NaBr। ये कहानी हो गई बाहर, इससे हमें मतलब नहीं। और ये देखो हमारे पास ब्यूट 2 आइन भी बना दिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि सिंथेसिस ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हम लोग कैसे कर रहे हैं, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ हर जगह पर। भाई मैंने आपको शुरू से बेसिक्स में यही बताया कि मेरे को 1 2 कैसे बनाने हैं, फिर मैंने आपको 3 4 बना के दिखाए, फिर मैंने आपको ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके दिखाई, ठीक है। इसके आगे प्रॉपर्टीज हैं, क्या है, फर्स्ट 4 मेंबर्स आर गैस, नेक्स्ट एल्काइन यानी कि मिथाइन, इथाइन, मिथाइन तो होता ही है, इथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन और पेंटाइन। ब्यूटाइन समझ गए, नया 4 मेंबर शुरू के गैस हैं। उसके बाद 9 मेंबर लिक्विड है, बाकी हायर वन सारे क्या हैं, सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 2-3 चीजें पता पड़ना पड़ेगा कि एल्काइंस जनरली कलरलेस और अडरलेस होते हैं, लेकिन एसिटाइलिन का कुछ गार्लिक अडर आता है, ठीक है। तो ये इतना जानने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एल्केन्स जनरली पानी में सॉल्युबल थे ही नहीं, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ स्पेरिंगली सॉल्युबल थे ये एल्काइंस। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में यहाँ पर एसिडिक होने की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन पोलर सॉल्वेंट में ये अब भी जो है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास क्या होंगे, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन हो गया, इसमें आराम से सॉल्युबल हो जाएंगे। दे आर स्पेरिंगली मतलब थोड़ा थोड़ा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटाइलिन लिक्विफाई जाता है एट -84 डिग्री सेल्सियस। पूछा नहीं है, बस बता रहा हूँ। एसिटाइलिन जो है लिक्विफाई कितने पे होता है, -84 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, अच्छा नहीं बताया तो सुन लो, एसिटाइलिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। मैंने आपको रिएक्शन नहीं बताई, पर वो मैंने आपको बताया था कि इसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं एयर में, उसके साथ हाँ Cu2S बन के बाहर निकल गया था, H2SO4 की फ्यूम्स बाहर में आई थी। तो बेटा एसिटाइलिन का यूज़ और स्टोरेज
आपके कानून के द्वारा मना किया गया है, विदाउट वैलिड परमिशन आप लोग इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। और अगर इसे आपको करना है तो आप एसीटोन के सॉल्यूशन में इसको लेकर जाते हैं, इतना एक्सप्लोजिव होता है। और एसीटोन आपको खुद पता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना कम होता है। एसीटोन वही है अपना जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे मारूंगा सारी इंक बाहर आ जाएगी, ठीक है। थिनर जिसमें हम जनरली उसमें भी रखते हैं, तो वो भी वही चीज़ हमारे पास है, ठीक है। एंड दे आर केप्ट इन स्टील सिलेंडर अंडर हाई प्रेशर। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो सिंपल सी बात है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है तो कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बनाएंगे ना भाई। सी सिंगल बॉन्ड, सी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हुआ, सी डबल बॉन्ड सी, और इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो इनका जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्केन, ठीक है। ये ल्यूमिनस फ्लेम के साथ बनते हैं और दे आर एक्सप्लोजिव इन एयर, ये तो मैं आपको करा ही चुका हूँ, ठीक है। और तो इतना कुछ बताने की जरूरत है नहीं। बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको पता है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की। और इसमें अगर पूछा जाएगा, हाँ इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो बेटा सिंपल सी बात है सर, एल्काइन का सबसे सिंपलेस्ट तो यही है। और इसके केस में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ध्यान रहे ये स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा और पाई के मुकाबले में जो दो पाई होते हैं ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड, ठीक है। तो ये कहानी रहती है हमारे पास एल्केन की। कुछ इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, प्रिपरेशन करा दी। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।